हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निमेश मंडल। तो आज का डेमोस्ट्रेशन रहेगा स्टिल लाइफ के ऊपर। और स्टिल लाइफ काफ़ी टाइम पहले से आर्टिस्टों का बीच एक पसंदीदा टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर रह चुकी है। तो स्टिल लाइफ हर किसी को करना चाहिए क्योंकि स्टिल लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप में से बहुत सारे लोग पहले से हार्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, जैसे पोर्ट्रेट फिगर या हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, हाइपर रियलिस्टिक फिगर। तो पोर्ट्रेट वगैरह से पहले आपको स्टिल लाइफ को अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि स्टिल लाइफ एज़ कम्पेयर टू पोर्ट्रेट आसान होता है। एंड किसी भी सब्जेक्ट को सीखना है, आपको जानना है, किसी भी विषय पर आपको मास्टरी हासिल करना है तो आपको इजी से स्टार्ट करना होगा। और स्टिल लाइफ इजी होता है एंड इजी होने के साथ साथ कुछ स्टिल लाइफ हार्ड भी होता है, लेकिन ये स्टिल लाइफ उतना हार्ड भी नहीं रहेगा एंड उतना इजी भी नहीं, बोल सकते एक मिड रेंज का स्टिल लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेमोस्ट्रेशन। एंड ये डेमो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि वाटर कलर का एंड स्टिल लाइफ का एक एक पॉइंट इसमें कवर अप है। तो अच्छे से देखिए इस पूरा लेसन को एंड एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन भी कीजिए। नोट डाउन करने से क्या होगा, आप जब नोट को बाद में देखोगे तो आप बहुत कुछ आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेमोस्ट्रेशन। तो किसी भी पेंटिंग का शुरुआत होता है ड्राइंग से। ड्राइंग अच्छी तो पेंटिंग अच्छी, ड्राइंग बेकार तो पेंटिंग बेकार। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ड्राइंग वाला पार्ट पे क्योंकि ड्राइंग होता है आपका फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन वीक रह जाएगा तो आपका पेंटिंग कभी भी अच्छी नहीं होगा। तो ड्राइंग करते वक्त आपको ध्यान देना है कॉम्पोजिशन पे। तो यहाँ पर मैं पहले एक ड्राइंग किया था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं दोबारा मिटा के फिर से यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तो कॉम्पोजिशन होता है आपका पेपर में आपका सब्जेक्ट मैटर को कहाँ पर रखना है। आप ऊपर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, एक साइड में रख सकते हो या मिडिल में भी रख सकते हो, लेकिन आपको देखना है कहाँ पर रखने से वो चीज़ बेटर दिख रहा है। तो मैं करीब 90% ड्राइंग कंप्लीट कर चुका था, लेकिन मुझे मेरा कॉम्पोजिशन पे गलती दिखा तो मैं उसे मिटा के दोबारा से यहाँ पर बना रहा हूँ। एंड एक चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि आपका ड्राइंग में कहीं पर भी गलती दिखे तो उसे तुरंत मिटा के आपको ठीक करना है। ये ना कि आप बहुत टाइम दिया लेकिन आपको गलती दिखा फिर आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो, ये बोल के कि मैं तो बहुत टाइम दिया मेरा काम को और नहीं। लेकिन नहीं, आपको कहीं पर भी गलती दिखे, छोटी सी छोटी गलती, आपको उसे ठीक करना है। एंड ये छोटे छोटे चीज़ को ठीक करते हुए आपका पेंटिंग इम्प्रूव होगा। तो पहले तो मैं बड़ी बड़ी लाइन खींचा एंड अब जो आउटलाइन है उसे देख रहा हूँ। तो आपको कभी भी स्टार्टिंग से ही आउटलाइन नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ही एकदम आउटलाइन करना चालू कर देते, लेकिन आपको पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना है कुछ लाइनों से, फिर जाके धीरे 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 उसमें आउटलाइन ऐड करना है। नहीं तो क्या होता है, डायरेक्ट आउटलाइन करने से आपका प्रोपोर्शन मिस्टेक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है एंड आपका काम एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए आपको पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करने हैं कुछ बड़ी बड़ी शेप में, फिर धीरे धीरे उस शेप को आप आइडेंटिफाई कीजिए आउटलाइन से। एंड आपको स्ट्रेट लाइन से क्यों सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ज़्यादा आसान होता है एक कर्व से। तो देखिए नीचे का जो फ्रूट है वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऊपर का जो टी कैन है उसका तुलना में फ्रूट कितनी बड़ी हो सकता है एंड उसका चौड़ा कितनी हो सकता है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। यानी कौन सा चीज़ का तुलना में कौन सा चीज़ कितना बड़ी या छोटी। एंड आपको छोटे छोटे चीज़ को भी ध्यान रखना है एंड उसे ठीक करना है। फास्ट आता है आपका गेसिंग। जैसे मैं पहले ओवरऑल एक
स्ट्रक्चर बनाया कुछ स्ट्रेट लाइनों से, वो मैं गेस कर रहा था वहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जाकर मैं आप कर रहा हूँ ये है चेकिंग कि मैं जो चीज़ किया वो चीज़ एक्चुअल में ठीक है या गलत है। यहाँ पर आता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। इस चीज़ का तुलना में इस चीज़ कितना लंबा या चौड़ा या इसका एंगल कितनी है, ये कितना झुका हुआ है, सब देखना है। एंड ड्राइंग करते वक्त आपको एक एक चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ करना है। ये ना कि आप रफली एक ड्राइंग कर दो कुछ भी नहीं। वाटर कलर में आपको सबसे अच्छे से ड्राइंग करना है, क्योंकि वाटर कलर होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो आपका ड्राइंग में कोई दिक्कत रहेगा तो आप उसे बाद में ठीक नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको ड्राइंग के वक्त अच्छे से चीज़ों को देखकर समझकर आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर एक मैं लाइन खींच रहा हूँ। इस लाइन को कहता है टर्मिनेटर लाइन। टर्मिनेटर लाइन होता है लाइट एंड डार्क का बीच एक लाइन जो लाइट फैमिली एंड डार्क फैमिली को अलग करता है। एंड ये लाइन आपको ड्राइंग से ही देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ये लाइन ना दोगे तो आप कलर करते वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाओगे कि कौन सा वाला पार्ट डार्क है एंड कौन सा वाला पार्ट लाइट है। इसके वजह से आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो आपको ड्राइंग के वक्त ही इस लाइन को ऐड कर देना है। एंड आपका रेफरेंस एंड पेपर दोनों अगल बगल रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड आपको थोड़ा दूर से ड्राइंग करना है, ये नहीं कि आप एकदम ज़मीन पे लेटा के या बिस्तर पे लेटा के ड्राइंग कर रहे हो। तो ऐसे करने से क्या होता है, जब आप बिस्तर पे या ज़मीन पे लेटा के ड्राइंग करते हो तो आपका प्रोपोर्शन मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रह जाता है। तो आपको ईज़ेल पे रखना या दीवार पे रख के आप ड्राइंग कर सकते हो, तो आप अच्छे से चीज़ों को देख पाओगे एंड उसे समझ भी पाओगे, तो आप उसमें गलतियाँ भी अच्छे से ढूंढ पाओगे। इसलिए आपको थोड़ा दूर से देखना है एंड दूर से ड्राइंग करना है। एंड देखिए यहाँ पर जो ड्रापेरी वाला पार्ट है वहाँ पर मैं थोड़ा हैचिंग भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रापेरी होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। एक स्टिल लाइफ में ड्रापेरी रहे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ड्रापेरी एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ड्रापेरी का एक एक चीज़ को आपको ड्रॉ करना है। जितना हो सके आपको छोटे से छोटे चीज़ लेकर बड़े से बड़े सब ड्रॉ करना है। एंड हल्का फुल्का हैचिंग कर देने से क्या होगा, आप जब कलर ऐड करोगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर डार्क कलर होगा और यहाँ पर लाइट। तो यहाँ पर कुछ ब्रशेस मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 4-5 ब्रशेस लोगे तो हो जाएगा। एंड कलर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको कम से कम कलर में पेंटिंग कंप्लीट करना है। आपको 5-6 या 7 कलर में पूरा पेंटिंग कंप्लीट करना है। ज़्यादा कलर लोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा कलर यूज़ करना है और कौन सा नहीं। और वाटर कलर में आपको कलर से ज़्यादा वाटर से खेलना आना चाहिए, क्योंकि नाम में ही है वाटर कलर। और आपको फर्स्ट टोन बहुत ही लाइट देना है। आपको 70% पानी यूज़ करना है एंड 30% कलर। एंड देखिए यहाँ पर मैं ब्रश को थोड़ा दूर से पकड़ा हूँ, क्योंकि दूर से पकड़ने से आपको एक फ्लो मिलता है और इस टाइप से पकड़ने को कहते हैं ओवर हैंड ग्रिप, यानी आपका पूरा हाथ यहाँ पर मूव होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी पेंसिल को पकड़ा था, दूर से पकड़ने से क्या होता है, आप उसमें डिटेलिंग नहीं कर पाते हो। एंड स्टार्टिंग में डिटेल को इग्नोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको जितना हो सके सिंपल फॉर्म में रखना है आपका पेंटिंग को। तो देखिए यहाँ पर मैं फास्ट टोन यहाँ पर दे रहा हूँ एंड बहुत ही लाइट, एकदम लाइट, जितना रेफरेंस में डार्क है उससे
बहुत ही लाइट। और डार्क करने से और एक दिक्कत आएगा, वाटर कलर होता है ट्रांसपेरेंट, और आप पूरा डार्क कर दो एंड आपको लाइट चाहिए कहीं जगह पर, तो आप बाद में उसे अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको लाइट कलर से स्टार्ट करना है एंड जो भी हाईलाइट पार्ट है वो आपको पहले से ही छोड़कर चलना होगा, नहीं तो बाद में जाके आप हाईलाइट नहीं दिखा पाओगे। अब फ्रूट में कलर कर रहा हूँ। जो पीछे का ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा ड्राई होने के बाद में फ्रूट में कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राई नहीं होगा, तो आप जब फ्रूट में कलर करोगे तो कलर निकल के फ्रूट में भी आ जाएगा। लेकिन आपको फ्रूट में थोड़ा लाइट दिखाना है तो, या आपका कलर को थोड़ा फ्रेश रखना चाहते हो, तो आप पहले उसे ड्राई कर लीजिए हल्का सा, ज़्यादा नहीं, फिर दूसरा सा ऑब्जेक्ट पे कलर यूज़ कीजिए। और मास्किंग टेप यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है वाटर कलर में, तो मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं अब कर रहा हूँ। आप भी कीजिएगा मास्किंग टेप यूज़, क्योंकि मास्किंग टेप यूज़ करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे एक तो आपको एक क्लीन एज मिलेगा अंदर, जब आपका पेंटिंग ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक क्लीन एज मिलेगा। और वाटर कलर करते वक्त पेपर थोड़ा फूल जाता है, उसमें बबल आ जाता है, तो जब आप मास्किंग टेप से पूरा चिपका दोगे तो आपका पेपर में बबल उतना नहीं आता है एंड आपका पेपर एक जगह एकदम फिक्स्ड रहेगा। तो मास्किंग टेप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में भी देखिए मैं एकदम लाइट एक टोन दे रहा हूँ। एंड और एक चीज़, आपको जब बैकग्राउंड करे या फास्ट टोन करे तो आपको ब्रश में एकदम भर भर के पानी लेना है, मतलब कलर मिक्स करके एकदम पूरा भर भर के कलर लेना है। तो एकदम ड्राई करके लेने से आपका ब्रश तो एकदम फ्लो नहीं होगा एंड वाटर कलर का जो इफ़ेक्ट होता है, एक स्मूथ इफ़ेक्ट, एक स्मोकी इफ़ेक्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। तो पानी ज़्यादा लेना आवश्यक है। एंड यहाँ पर मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ नेचुरल हेयर। आपके पास नेचुरल हेयर ब्रश है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो सिंथेटिक हेयर ब्रश होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मोटा ब्रश यूज़ करना फास्ट टोन में, क्योंकि आपको ब्रश में थोड़ा पानी ज़्यादा होल्ड करना है, इसीलिए आप मोटा ब्रश यूज़ करोगे तो आपका ब्रश में ज़्यादा पानी होल्ड कर पाओगे। अब आ रहा है यहाँ पर सेकेंड टोन। अब देखिए सेकेंड टोन फर्स्ट टोन से थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है। और डार्क कलर कैसे बनाए, तो सेम तरीका, जो कलर आप यूज़ करें वही सेम कलर आप सेकेंड टोन में भी यूज़ कीजिए। ओके, रेफरेंस को समझते हुए आपको सेम कलर सेकेंड टोन में भी यूज़ करना है। लेकिन फर्स्ट टोन में आप 30% कलर रखा था एंड 70% पानी, अब पानी थोड़ा कम होगा एंड कलर थोड़ा ज़्यादा। ऐसा हो सकता है आप 50% कलर लिया एंड 50% पानी। ओके, अब आपको एकदम एग्जैक्ट 50% पानी लेना है, एग्जैक्ट 50% कलर लेना है, ये नहीं, ये कोई रूल नहीं है। आपको जितना आपको लग रहा है कि मुझे इतना चाहिए डार्कनेस, उस हिसाब से आप लीजिए। ओके, एंड वाटर कलर में आपको जितना डार्क दिख रहा है एंड जितना आप डार्क अप्लाई कर रहे हो उतना कलर सूखने के बाद नहीं रहता है। यहाँ पर जितना डार्क में यूज़ कर रहे हो वो सूखने के बाद फेड हो जाएगा। और फेड होने के बाद मैं दोबारा और भी लेयर ऐड करूँगा। अब लेयर ऐड करने से क्या होगा, आपका पेंटिंग में डेप्थ का एहसास होगा, आपका डेप्थ फील करा पाओगे आपका पेंटिंग में। एंड पेंटिंग में डेप्थ को फील कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेयर वाइज काम कीजिएगा। आपको कहीं पर डार्क दिखे एंड आप तुरंत उतना ही डार्क कर दे पेपर को, तो आपका जो मज़ा है पेंटिंग का, जो डेप्थ रहता है, जो वॉल्यूम फील होता है, 3Dनेस फील होता है, वो आपका नहीं होगा पेंटिंग में।
तो आपको लेयर वाइज काम करना है, तब जाके आप आपका पेंटिंग को 3D बना पाओगे एंड आपका पेंटिंग में डेप्थ आएगा। और 3D बनाने के लिए आपको सिर्फ कलर पे नहीं, आपको फोकस करना है वैल्यू पे। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है डार्कनेस, मतलब कौन सा चीज़ कितना डार्क है और उसका तुलना में कौन सा चीज़ कितना लाइट है, ये चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं कलर से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि कौन सा पार्ट कितना डार्क है और कौन सा पार्ट कितना लाइट है, क्योंकि आपको पेंटिंग रियलिस्टिक बनाना है, 3D बनाना है, तो आपका कलर से वो नहीं बनेगा, आपका वैल्यू से बनेगा वो। फर्स्ट तो ड्राइंग आपको अच्छे से करना है एंड सेकेंड आपको वैल्यू पे फोकस करना है, तब जाके आपका पेंटिंग 3D बनेगा। तो वैल्यू को समझने के लिए आपको आपकी आँखों को थोड़ा स्क्विंट करके देखना है। स्क्विंट मतलब थोड़ा ब्लरी आँखों से, छोटे आँखों से आपको देखना है, तो आप देख पाओगे मोटे मोटे कलर एंड आप कौन सा चीज़ कितना डार्क एंड लाइट है वो चीज़ भी आपको दिख जाएगा अच्छे से। लेकिन हाँ, फास्ट डे से ही नहीं दिखेगा, आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना है, फिर धीरे 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 वो चीज़ आप और भी बेटर वे में समझ पाओगे। तो आपको स्क्विंट करके देखना है। ओके, ड्राइंग के बाद भी आपको स्क्विंट करना है जब आप बड़े बड़े लाइन को सिंप्लीफाई करें तब, एंड वैल्यू ऐड करने के वक्त या जब आप कलर कर रहे हो, जहाँ पर देख रहे हो कौन सा चीज़ कितना डार्क एंड लाइट है, तब भी आपको स्क्विंट करना है। स्क्विंट करने से क्या होगा, एक तो आपको वैल्यू अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ए वाला पार्ट इतना डार्क है, ए वाला पार्ट इतना, ए वाला पार्ट इतना। और एक चीज़ होगा, स्क्विंट करने से आप डिटेल को इग्नोर कर पाओगे अच्छे से। तो फर्स्ट आपको वैल्यू पे फोकस करना है एंड डिटेल को इग्नोर करना है। नहीं तो क्या होता है, स्टार्टिंग से डिटेलिंग करने से आपका ओवरऑल जो डार्क एंड लाइट पार्ट होता है वो उतना अच्छे से आप फील नहीं करा पाते हो। एंड डार्क एंड लाइट पार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका पेंटिंग में। आपका पेंटिंग में ड्रामा क्रिएट करने के लिए, आपका पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए, उसमें 3D वॉल्यूम फील कराने के लिए। ओके, तो फर्स्ट आपको डिटेल को इग्नोर करना है एंड स्क्विंट करके देखना है। अब देखिए, ये थर्ड टोन चल रहा है, फर्स्ट लाइट, उससे थोड़ा डार्क सेकेंड टोन, उसके बाद और एक टोन जो उससे थोड़ा डार्क। तो सेम कलर, लेकिन डार्क करने के लिए आपको कलर का परसेंटेज बढ़ाना है एंड वाटर का परसेंटेज कम करना है, तो आपका कलर डार्क होते जाएगा। और वाटर कलर में आपको एग्जैक्ट कलर का पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वाटर कलर में एग्जैक्ट कलर करना पॉसिबल नहीं है। जो रेफरेंस में रहता है सेम टू सेम वाटर कलर में कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर कलर होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड वाटर कलर सूखने के बाद वो कलर फेड हो जाती है। तो अब जो कलर आप ऐड कर रहे हो पेपर में, जो अप्लाई कर रहे हो, वो ड्राई होने के बाद कुछ अलग ही दिख रहा है। तो सेम कलर अचीव करना पॉसिबल नहीं है वाटर कलर में। तो आप सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो उस कलर का, कि एक कलर एक ग्रीनिश टाइप का कलर है, तो उसका एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, हाँ ये भी एक ग्रीन है। लेकिन सेम टू सेम ग्रीन या सेम टू सेम ब्लू या जो भी है आपका रेफरेंस इमेज, उसके हिसाब से वो एग्जैक्ट कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको कलर के पीछे तो नहीं भागना है कि मुझे एग्जैक्ट कलर पे ही फोकस करना है, नहीं। आपका मन से आप कलर यूज़ कीजिए, लेकिन वैल्यू पे फोकस कीजिए। हाँ, ये वाला पार्ट इतना डार्क है, ये वाला पार्ट इतना लाइट, वो चीज़।
एंड आपका मन में कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी डाउट रहे तो आप बेझिझक कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, एंड मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो कमेंट में कुछ भी डाउट रहे तो आप उसे पूछिए। अब देखिए, अब और भी थोड़ा डार्कनेस मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अब डार्क करने के बाद ऊपर देखिए मैं थोड़ा ब्लेंड कर दिया। अब ब्लेंड कैसे करना है? ब्लेंड करने के लिए आपको यूज़ करना है पानी से, मतलब पानी को यूज़ करना है। यस, वाटर कलर में आपका पानी ही सब कुछ है। आपको पानी से डार्क करना है कलर को, पानी से लाइट करना है, एंड पानी से ही आपको ब्लेंडिंग भी करना है। एंड ये चीज़ एक दिन में पॉसिबल नहीं कि आप एक दिन एक वाटर कलर का ट्यूटोरियल देख ले एंड सब कुछ सीख गए, नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है डेली, जो सीखा जो देखा, फिर देखना धीरे 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 वो चीज़ आपका आ जाएगा। अब देखिए, और थोड़ा जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा डार्क हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा डार्क मैं ऐड कर दिया। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ वीडियो को, तो देखिए समझ जाओगे। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, आपका जो भी नोटबुक है, या नोटबुक नहीं हो तो इसे पॉज कीजिए इस वीडियो को, एंड नोटबुक लेकर आइए एंड लिखिए पॉइंट को। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको वाटर कलर में दो कलर यूज़ नहीं करना है स्टार्टिंग पे। फर्स्ट ब्लैक एंड दूसरा वाइट। तो यहाँ पर आपको फील हो सकता है मुझे डार्कनेस अचीव करने के लिए उसमें ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ या करता हूँ, लेकिन नहीं, आपको ब्लैक यूज़ नहीं करना है वाटर कलर में, क्योंकि ब्लैक होता है एक ओपेक कलर एंड वाटर कलर होता है ट्रांसपेरेंट। आप जब ब्लैक यूज़ करोगे तो आपका पेंटिंग में ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगा उस कलर का। एंड वाटर कलर में फ्रेश कलर यूज़ करना थोड़ा ज़रूरी होता है। आपका फ्रेशनेस रहेगा पेंटिंग में तो और भी बेटर दिखेगा, और भी एक क्लीन आपको एक पेंटिंग मिलेगा, एक फ्रेश पेंटिंग मिलेगा। लेकिन अब जब ब्लैक को यूज़ करोगे स्टार्टिंग में, तो ब्लैक को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, एंड हैंडल नहीं कर पाने से आपका पेंटिंग पूरा डल हो जाएगा। एंड आप वाटर कलर पहले किए हो एंड ब्लैक यूज़ किए हो, तो ये चीज़ आप फेस किए होगे, आपका पेंटिंग डल हो जाता है। तो आपको ब्लैक यूज़ नहीं करना है। ब्लैक के बदले में आप यूज़ कर सकते हो ब्लू, या और एक मिलता है पाइन्स ग्रे, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का, लेकिन ब्लैक नहीं है, वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड वाइट भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम बिगनर वाइट यूज़ करते हैं कलर को लाइट करने के लिए, लेकिन आपको कलर को लाइट करना है पानी से, और वाइट कलर भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो ओपेक होता है। तो आप जब किसी भी कलर में वाइट कलर यूज़ करोगे तो वो ओपेक हो जाएगा, एंड वाइट यूज़ करने से भी फ्रेशनेस की प्रॉब्लम होता है। और तो आपको कहीं पर वाइट चाहिए तो आप पेपर को यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर मैं जहाँ पर वाइट चाहिए वहाँ पर पेपर को छोड़ दिया हो, तो आपके पास ऑलरेडी वाइट है आपका पेपर, तो और वाइट कितना चाहिए आपको, वो पेपर को छोड़ कर काम कीजिए। एक तो आपका खुद पे कंट्रोल आ जाएगा कि आपके पास कभी भी हो सकते वाइट नहीं है, लेकिन आपको पेंटिंग करना है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मेरे पास वाइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर भी पेंटिंग कर पाऊँगा। जहाँ पर मेरा वाइट वाट है, जहाँ पर हाईलाइट है, उसे मैं पहले से ही छोड़ सकता हूँ पेपर को, तो क्यों मैं वाइट यूज़ करूँ। तो स्टार्टिंग पे ब्लैक एंड वाइट मत यूज़ कीजिएगा।
एंड देखिए यहाँ पर अब जो एकदम डार्क पार्ट है, लाइट के अंदर जो एकदम डार्क पार्ट है वो कर रहा हूँ। एंड डार्क पार्ट तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन अब क्यों किया? तो जब आप किसी भी वाइट पार्ट में एकदम पूरा डार्क कर देते हो तो आपका आँख सिर्फ उस डार्क पार्ट पे ही जाता है एंड आपका आसपास जो भी गलतियाँ हो रही है वो आप देख नहीं पाते हो अच्छे से। तो इसीलिए डार्क पार्ट को आपको बाद में करना चाहिए। डार्क पार्ट बाद में करने से क्या होगा, आपका जो भी आसपास थोड़ा बहुत गलती हो रहा है वो अच्छे से देख पाओगे। नहीं तो पहले से डार्क कर देने से आपका आँख सिर्फ उस डार्क पार्ट में ही जाएगा एंड बाकी ओवरऑल जो भी गलती रही आपका पेंटिंग में वो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है। एंड देखिए अब थोड़ा डिटेलिंग पे मैं फोकस कर रहा हूँ, अब जाके स्टार्टिंग से नहीं, पूरा 90% पेंटिंग ख़त्म होने के बाद फिर मैं जा रहा हूँ डिटेलिंग में। ओके, तो ऊपर लगभग फिनिश है, ऊपर का जो टी कैन था वो। अब मैं आ रहा हूँ फ्रूट में। तो एक एक चीज़ आप पहले से कर सकते हो, जैसे पहले मैं कर लिया ओवरऑल। पहले तो एक पेंटिंग में एक फर्स्ट टोन कर दिया, फिर मैं जो टी कैन है उसे पेंट किया, फिर अब आ रहा हूँ फ्रूट में, फिर जाऊँगा जो ड्राफेरी है नीचे वो ड्राफेरी पे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, फर्स्ट मैं लाइट यूज़ करा, लाइट टोन। अब जहाँ पर लग रहा है मुझे यहाँ पर डार्क चाहिए तो वहाँ पर डार्क टोन। अब देखिए यहाँ पर जो टेक्निक में यूज़ कर रहा हूँ इसे कहते हैं वेट एंड वेट टेक्निक, मतलब गीले पे गीला। अब फर्स्ट टोन जो यूज़ किया वो ऑलरेडी गीला है, ड्राई नहीं हुआ है। आप उस गीले पे ही और एक लेयर या और एक कलर आपको यूज़ करना है। तो क्या होगा, आपका कलर स्प्रेड होगा पूरा अच्छे से, एक ब्लेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक वो चीज़। और जहाँ पर आपको ब्लेंडिंग चाहिए, ऑलरेडी जो नीचे का लेयर वो ड्राई हो गया है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा ब्लेंडिंग चाहिए या थोड़ा स्मूथ करना है तो आप पानी को यूज़ कीजिए। ब्रश में सिर्फ पानी लीजिए एंड जहाँ पर ब्लेंडिंग करना है उस वहाँ पर अप्लाई कीजिए। जैसे हम पेंसिल स्केच करें तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करते हैं, तो सेम ब्लेंडिंग स्टम्प या ब्रश का यूज़ करते हैं। तो सेम आपको पानी लेना है ब्रश में एंड वहाँ पर ब्लेंड कर देना। देखिए यहाँ पर मैं जो शेडो का एजेस है वहाँ पर थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड शेडो का एज भी मैटर करता है एक पेंटिंग में। आपको रियलिस्टिक फील ले आना तो आपको शेडो का एजेस पे भी ध्यान देना है। शेडो का एज एकदम पूरा एकदम शार्प नहीं होता है। अब लाइट कहाँ से आ रहा है एंड कितना दूर से लाइट गिर रहा है सब्जेक्ट पे वो मैटर करता है। आपका लाइट थोड़ा दूर है, दूर से आ रहा है सब्जेक्ट पे, तो आपका जो शेडो वो थोड़ा ब्लरी सा होता है, जो एजेस होता है वो थोड़ा ब्लरी सा होता है। आप आपका रेफरेंस इमेज के हिसाब से आप उसे देखना एंड शेडो का भी ध्यान रखिएगा। एंड शेडो पे भी यहाँ पर मैं यूज़ किया ब्रांड टम्बर एंड ब्रांड टम्बर के साथ थोड़ा सा ब्लू हल्का सा। एंड में कलर वगैरह का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा तो देख लीजिएगा। तो और एक लेयर में ऐड किया जो फ्रूट का शेडो वाला पार्ट था। तो लेयर वाइज काम करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सारा खेल एक पेंटिंग में रियलिस्टिक फील करने का या फील कराने का सारा खेल होता है आपका वैल्यू पे। अब जितना अच्छा वैल्यू को अचीव करोगे उतना अच्छा आपका पेंटिंग रियलिस्टिक बनेगा।
हाँ, अब नीचे जो पार्ट है वहाँ पर और भी थोड़ा डार्क चाहिए मुझे। तो नहीं तो जो ड्रापेरी है वाइट, सबसे वाइट पार्ट यहाँ पर ड्रापेरी है। तो ड्रापेरी एंड नीचे का बैकग्राउंड लगभग सेम हो रहा है। तो मुझे ड्रापेरी को थोड़ा हाईलाइट करना है, तो मुझे और थोड़ा डार्क करना है नीचे वाले पार्ट को। तो अब देखिए, मुझे जो बैकग्राउंड पहले किया, अब बैकग्राउंड में थोड़ा अलग मुझे इफ़ेक्ट चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले पेपर को थोड़ा भिगा ले रहा हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अब पेपर को भिगाने के बाद आप उसमें कलर यूज़ कर सकते हो। तो पहले से भिगाने से आपको एक ब्लरी सा एक स्मोकी इफ़ेक्ट मिलता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा स्मोकी टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, तो आप भिगा सकते हैं पेपर को। और बैकग्राउंड एक सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बैकग्राउंड आपका पेंटिंग को अच्छा भी कर सकते हैं एंड ख़राब भी कर सकते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट जो है उसका हिसाब से आपको बैकग्राउंड को चूज़ करना है या बैकग्राउंड को पेंट करना है। एंड बैकग्राउंड पे आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा फ्रेश कलर ना यूज़ करने का। आपको थोड़ा डल, थोड़ा ग्रे इस टाइप का कलर यूज़ करना है। नहीं तो क्या होता है, जब आप बैकग्राउंड में थोड़ा फ्रेश कलर यूज़ करोगे, जैसे थोड़ा वाइब्रेंट कलर हो गया, ऑरेंज, रेड इस टाइप का, या ब्लू वगैरह, तो आपका बैकग्राउंड आँखों में चुभेगा एंड जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो आपको मेन सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, तो बैकग्राउंड आपको थोड़ा डल या म्यूटेड रखना है। एंड आपका मेन सब्जेक्ट थोड़ा डार्क रहे तो आप बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट कीजिए, लाइट या थोड़ा मिड टोन के रख सकते हैं। एंड आपका मेन सब्जेक्ट लाइट है तो आप थोड़ा डार्क बैकग्राउंड कीजिए, तो आपका मेन सब्जेक्ट फोकसिंग पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिनिश कर रहा हूँ पेंटिंग को। तो सिग्नेचर, उसके बाद जो टेप यूज़ किया था उसे रिमूव किया एंड फाइनल रिजल्ट कुछ इस टाइप का हुआ। तो आई होप ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखें। एंड सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आप जब तक ना आपके काम में इन सब पॉइंटों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तब तक आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। आपको प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस से ही आपका काम इम्प्रूव होगा। तो इस पॉइंटों को आपका काम में इम्प्लीमेंट कीजिए एंड देखिएगा कुछ दिनों में आप बहुत कुछ चेंजेस दिख पाओगे आपका काम में। एंड थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो तो आपके कुछ आर्टिस्ट फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कुछ शेयर से उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।